Namaste. Hello everyone. My name is C Ekta Mittal. I hope you all are doing very well and आप सबकी डीसा की preparations बहुत ही अच्छी जा रही हैं. So in order to add on your exam preparations, today we are going to further discuss the types of cyber attacks, some more types, and then we will do the MCQs. जो MCQs होंगे वो आपकी क्लैरिफिकेशन को बहुत ही ज़्यादा डीपन कर देंगे एंड यू विल बी हेल्प टू understand the concept as well as able to differentiate between the various types of the cyber attacks, that what one means and what the other means. The differentiation is going to be very easy for you. I request you to please watch the video till the end, and please do like, share and comment on my videos, and so that I can bring up with the more such videos. Now let's begin. फर्स्टली हम सब अपने मॉड्यूल को रेफर करेंगे एंड देन आई विल ब्रिंग विद द प्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट. So, open your modules, module number 5, types of cyber attacks, page number 3. Now, first attack is backdoor attack. Backdoor attack क्या होता है? देखिए नाम से बहुत क्लियर है कि पीछे का दरवाजा, वहां से कोई अटैक हो गया. नॉर्मली देखिए कंप्यूटर के अंदर अगर हम एंटर करते हैं, एक्सेस करते हैं, हम कहाँ से करते हैं? फ्रंट से करते हैं, मीन्स हम लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके एक्सेस करते हैं. दैट इज द फ्रंट डोर एक्सेस. बैकडोर एक्सेस कुछ ऐसा एक्सेस हो गया, कुछ हैकर ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, एक बैकडोर क्रिएट किया है जो कि हमको पता ही नहीं है. ठीक है, मीन्स क्या होता है? देखिए कुछ पोर्ट्स होते हैं सिस्टम के अंदर. जब हम काम करते हैं, सिस्टम जो कम्युनिकेट करता है ओवर नेटवर्क, इट डन्स विद द हेल्प ऑफ सम पोर्ट्स. पोर्ट्स की हेल्प से करता है. जैसे टीसीपी का पोर्ट है 80, वो किसके लिए होता है? वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, और 443 पोर्ट है, वो क्या है? सिक्योर्ड वेबसाइट्स को यूज एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है. सो बेसिकली कोड्स क्या होते हैं? अज्यूम लाइक कंप्यूटर इज लाइक बिग हाउस, और उस हाउस के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं और उन सबके गेट्स हैं एंटर और एग्जिट करने के लिए. सो जो कोड्स हैं वो एक तरीके से वो गेट्स हैं जो कि सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है. सो दीज आर वेरी मच लॉजिकल. देखिए फिजिकली कुछ नहीं है. आप कोड्स को, अगर मैं सिस्टम आपको खोल के दिखा दूं तो आप कोड्स को देख नहीं सकते. दीज आर नॉट, ये यूएसबी पोर्ट या मैं लैन पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये फिजिकली है. ये दीज आर डिफरेंट थिंग्स. मैं जो बात कर रही हूँ लॉजिकल पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, जो कि कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए, कंप्यूटर को नेटवर्क पे काम करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो हैकर्स क्या करते हैं बैकडोर अटैक में? बेसिकली दी एक्सेस, वो कुछ ऐसे पोर्ट्स के थ्रू एक्सेस क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमको पता ही नहीं चलता. राइट. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज कि जैसे हमने अभी पीछे एक लास्ट क्लास में करा था बॉटनेट अटैक. लाइक ज़ॉम्बीज होते हैं, वो क्या करते हैं? हिडन एक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं. वो इस तरीके से भी हो सकता है कि ज़ॉम्बीज इस तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दे, सिस्टम के अंदर जा करके कुछ फाइल्स छुपा दे, पोर्ट्स के अंदर जो एक्सेस करने, कुछ अनऑथराइज्ड पोर्ट्स का एक्सेस हैकर को दे दे. सो दैट zombies will wait for the instructions by the hacker कि मुझे अब ये काम करके दे दो. लाइक वो डाटा स्टील करने को भी बोल सकते हैं, पासवर्ड स्टील करने को बोल सकते हैं, कैमरा ओपन करने को बोल सकते हैं. दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन. सो अभी आप देखिए, अगर आप बुक को रीड करेंगे, इट सेज a backdoor is a malicious program that listens for commands on a certain TCP or UDP port. So basically ports के ऊपर जो है, जो पोर्ट्स हैं उनको ओपन करना, उनको खोलना, अनऑथराइज्ड पोर्ट्स का एक्सेस दे देना किसी और को, हैकर को, वो कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं. और ये कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ ज़ॉम्बीज के थ्रू से, हम बॉट्स के थ्रू दूसरे सिस्टम से भी कर सकते हैं. दूसरे सिस्टम्स के अंदर ज़ॉम्बीज और बॉट्स इंस्टॉल करवा करके प्रोग्राम्स के थ्रू हम उनका बैकडोर एक्सेस करवा लेते हैं. हम मीन्स हैकर हैं. हैकर क्या है? वो बैकडोर एक्सेस गेन करके उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है. दिस कैन बी वेरी डेंजरस. नाउ नेक्स्ट इज ब्लू जैकिंग. ब्लू जैकिंग क्या होता है? Okay, blue jacking, blue word, it seems kind similar to Bluetooth, right? So something जो attack create कर रहा है with the help of Bluetooth, वो है blue jacking. ठीक है? So it is saying it is sending of unsolicited messages over Bluetooth to Bluetooth enabled devices such as mobile phones, PDAs or laptops. सो बेसिकली आपने देखा होगा, हम नॉर्मली सिक्योरिटी पर्पसेस से अपना ब्लूटूथ ऑफ कर रखते हैं जब भी हमारा यूज पे नहीं है. अगर हमारा ब्लूटूथ ऐसे ही ऑन पड़ा हुआ है, सो इट कैन बी स्कैन्ड
and accessed by nearby devices। जो हैकर्स हैं वो ऐसे ही रैंडम एक्सेस करके हमारे सिस्टम्स में से, हमारे फोन्स में से अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकते हैं। जितने भी ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइसेस हो सकते हैं, जो जिनका भी ब्लूटूथ अवेलेबल कर रखा है हमने, डिस्कवरेबल कर रहा है कोई भी और उसको एक्सेस कर सकता है, तो दे कैन यूज दैट एक्सेस एंड उससे वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं। So blue jacking is an attack which uses Bluetooth devices or connections to gain unauthorized access to the devices by the hackers, right? Next is, this is again a very important type of access control attacks which we need to understand. Basically buffer overflow क्या होता है? सबसे पहले buffer क्या होता है? Buffer क्या होता है? एक memory होती है जो एक programs के पास होती है, short memory, जिसके अंदर वो immediate, जो उसको immediately task करने हैं वो उसके पास save रहती है, right? So what does the hacker do is these kind of attack, वो जो उसकी short memory है उसके अंदर over जितना वो मतलब कंट्रोल कर सकता है या फिर अब्सॉर्ब कर सकता है डाटा, उससे ज्यादा डाटा उसके अंदर डाल देते हैं। सो ज्यादा डाटा डालने से क्या हो जाता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होकर वो साइड वाली एडजेसेंट मेमोरीज को ओवरराइट कर देते हैं। ओवरराइट करने से होगा क्या, जो मेरी नियर बाय मेमोरी है दूसरे प्रोग्राम्स की, उसको ओवरराइट कर दिया उसने, तो उससे बेसिकली होगा क्या, उससे ये होता है कि कुछ जो एक्सेस कंट्रोल्स का डाटा था वो ओवरराइट हो सकता है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थी वो ओवरराइट हो सकती है। इससे क्या होगा, हैकर को क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सकता है, ठीक है, और मेमोरी को स्लो कर सकते हैं। बफरिंग जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि बफर जो है, उसको जो बफर मेमोरी है उसको ओवरफ्लो कर दो, उसके अंदर इतना ज्यादा डाटा भर दो कि वो उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो। जैसे एक ग्लास पानी के अंदर पानी अगर आप ऊपर डाल दोगे तो पानी खिंड जाएगा ना, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर बफर मेमोरी जितना स्पेस स्टोर कर सकती है, डाटा को स्टोर कर सकती है, उस डाटा से हमने ज्यादा डाटा जब हैकर उसके अंदर डाल देता है तो वो ओवरफ्लो होकर के साइड में जो एडजेसेंट मेमोरीज होती हैं उस डाटा को वो रिप्लेस कर देता है। अब उससे वो जो दूसरा डाटा है वो खराब हो जाता है। इट कैन डिस्टरप्ट योर कंप्यूटर, इट कैन गिव द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द हैकर। अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे मिल रहा है मैडम, बफर हो गया, ओवरफ्लो हो गया तो अनऑथराइज्ड। मैंने बोला ना, लॉगिन जो है, लॉगिन डाटा, एक्सेस डाटा कंट्रोल्स का जो कुछ भी डिटेल था अगर वो ओवरराइट हो गया उससे, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल्स का जो लिस्ट था वही ओवरराइट हो गया, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सकता है ना, राइट। नाउ नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग। So there are two, three terms which seems to be quite similar. First is cyber stalking, second is cyber terrorism, and third is cyber warfare. ये बेसिकली है क्या? अच्छा, स्टॉकिंग वर्ड तो हमने कई बार सुना होगा ना, हमने सुना है कि सोशल स्टॉकिंग करी है उसने मेरा, वेब स्टॉकिंग करा है उसने मेरा। सो बेसिकली क्या होता है, स्टॉकिंग होता है किसी एक पर्सनल को पर्सनल अटैक करना, राइट। मैं उसको एक चीज, उसका एक एक चीज डिटेल में पढ़ा है, मैंने उसका फेसबुक देखा है, किसी पर्सन की अगर मैं स्टॉकिंग करने लग जाऊँ तो बेसिकली क्या करेगा हैकर, अगर स्टॉकिंग करना स्टार्ट करता है तो उसका पूरा का पूरा फेसबुक को वो छान मारेगा, उसने क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है, उसके व्हाट्सएप पे उसने क्या फोटोज लगाई हुई है, प्रोफाइल फोटोज क्या है, उसका क्या डिटेल्स आ रहा है, उसके लिंक्डइन अकाउंट हो गया और भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ईच एंड एवरीथिंग जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, अगर ये तो हो गया वेब के थ्रू, अगर फिजिकल स्टॉकिंग करने लग जाए, एक एक मूवमेंट को ट्रेस करने लग जाए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनल अटैक, ठीक है, किसी को पर्सनली परेशान करने के लिए की जाती है, एक पर्सनल पर्सन के ऊपर ये की जाती है, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट इज साइबर टेररिज्म। टेररिज्म में क्या होता है, देखो टेररिज्म एक वाइड टर्म हो गई ना, टेररिज्म मतलब आतंक फैलाना, लोगों को डराना ऑन अ वाइडर रेंज, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये टेररिज्म अटैक्स होते हैं, जैसे मुंबई पे हुआ था या कोई और टाइप का साइबर टेररिज्म अटैक हुआ है जिससे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हानि पहुंचाना, द पर्पस इज to threaten the general people in large, ठीक है। ये है पॉलिटिकली करवाना या फिर किसी और चीज से करवाना, मतलब इन लार्ज करवाना। नेक्स्ट इज साइबर वारफेयर। यहाँ पे क्या वॉर की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे नेशनल्स, नेशंस में आपस में लड़ाई चल रही है तो वो फिजिकली वेपन्स उठाने की बजाय साइबर सिक्योरिटी टूल्स को या फिर साइबर अटैक्स को यूज कर रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक तरीके से वॉर कर रहे हैं। नेशंस आपस में हो सकते हैं, दो स्टेट्स हो सकते हैं एक ही नेशन के अंदर, इस तरीके से तो प्लान तरीके से वो यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल अपने इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए, दैट इज योर साइबर वॉरफेयर,
ठीक है। सो साइबर स्टॉकिंग इंडिविजुअल पर्सन को परेशान करने के लिए जो की जाती है, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो अटैक करते हैं, ठीक है, उसकी सब चीजें स्टॉक करते हैं और उसके बाद उसको परेशान करना शुरू करते हैं, राइट, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी थेफ्ट उसके कर लिए, उसको आइडेंटिटी चोरी कर ली उसकी, हम वो बन के अब उसको परेशान कर रहे हैं, किसी चीज को उसका, जैसे उसकी फोटो को या उसकी किसी वीडियो को उसके अंदर उसका फेस लगा दिया, मलिशियस वीडियो थी उसके अंदर उसका फेस लगा दिया किसी भी और तरीके से। सो दैट इज एक पर्टिकुलर पर्सन को जब हम के ऊपर अटैक क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। देन साइबर टेररिज्म हो गया, जब हम वाइड स्प्रेड लोगों को डराना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज साइबर टेररिज्म। और वॉरफेयर हो गया, जब आपस में पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से दो नेशंस या दो स्टेट्स इन अ नेशन, ये स्टेट नेशन स्टेट जो है आपस में लड़ाई करते हैं पॉलिटिकली, एक दूसरे को डिफीट करने के लिए फिजिकल वेपन्स उठाने की बजाय साइबर अटैक्स की हेल्प से ये लोग वार लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज साइबर वॉरफेयर। नाउ नेक्स्ट इज डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग क्या है? डाटा डिडलिंग इज डाटा को मैनिपुलेट करना बिफोर, इवन बिफोर कि आपका डाटा जो है एंटर हुआ है सिस्टम के अंदर, मतलब पंचिंग से पहले ही। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ सेल इनवॉइस, राइट, और वो फिजिकल इनवॉइस है, उस सेल इनवॉइस को आपको सिस्टम में एंटर करना है, एंट्री से पहले ही या तो सेल इनवॉइस जो है उसी को किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, या एंटर करते हुए था 1000 और आपने लिख दिया 1 लाख, तो दैट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो हैकिंग में ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि जब किसी ने जानबूझ के डाटा को चेंज कर दिया एट द टाइम, बिफोर द टाइम इट इज एंटर्ड, एंटर के होने से ही पहले उसको चेंज कर दिया, ड्यूरिंग इट इज एंटर्ड, उस टाइम पे, बिफोर और ड्यूरिंग एंट्री, राइट। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिफोर और ड्यूरिंग। बिफोर भी पहले हो गया तो भी डाटा एंट्री है, और ड्यूरिंग द डाटा एंट्री ऑल्सो इफ इट इज ऑल्टर्ड देन इट इज डाटा एंट्री। बाद में एंटर करने के बाद में किसी तरीके से मॉडिफाई हुआ है, चेंज हुआ है, देन इट विल नॉट बी कवर्ड इन डाटा डिडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, तो आई विल नॉट कवर इट नाउ। नेक्स्ट इज डीएनएस स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस इज डोमेन नेम सर्वर, और ईमेल तो हमको पता ही है। स्पूफिंग का मतलब क्या था, पिछली क्लास में हमने किया था ना, स्पूफिंग मतलब किसी और को प्रेजेंट करना, आप किसी और को बनके प्रेजेंट करना। तो डीएनएस स्पूफिंग क्या हो गया, ऑल्दो ये हम कुछ कुछ हद तक कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में भी किया था। डीएनएस की स्पूफिंग कर देना, डोमेन नेम सर्वर की, जैसे अब फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का शायद मैंने एग्जांपल लिया था, hdfc.com, वो दिख रहा वेबसाइट बिल्कुल सेम है बट वहां पे एचडीएफसी लिखा हुआ है, ठीक है, स्पूफिंग हो गया हमारे साथ, हमें लग रहा है कि वही है बट वो है नहीं, ठीक है। वेबसाइट को जब हम स्पूफ करें, नेम को, डोमेन नेम को हमने स्पूफ करके क्रिएट कर दिया दूसरा, जिससे हमें बिलीव हो रहा है कि इट इज द सेम वन बट इट इज नॉट एक्चुअली द सेम, और उससे हम मलिशियसली, हैकर ने जो हमारे साथ किया उससे हमारा जो मलिशियसली है, जो हमने गलत पासवर्ड, आईडी, पासवर्ड सब उसमें डाल दिया और हमारे पास एक अटैक हो जाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हमने किसी और को दे दिया, ठीक है, दैट इज डीएनएस स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग मतलब आपके पास एक फॉर्ज सेंडर से ईमेल आया है और उसके ऊपर उसको आपने देख करके और उसके बाद अनऑथराइज्ड एक्सेस दे दिया। फॉर एग्जांपल, कोई ईमेल के अंदर आपसे आपकी कार्ड डिटेल्स मांग ली है, नेट बैंकिंग डिटेल्स मांग ली, आपको लगा कि ये तो उस पर्सन से आया है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपने ट्रांजेक्शन कर दिया या कोई डिटेल्स दे दी, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ईमेल स्पूफिंग, मतलब आपको पागल बना दिया कि ये वहां से मेल आई है व्हिच यू थिंक वाज अ लेजिटिमेट पर्सन, बट एक्चुअली दैट मेल वाज कम फ्रॉम द हैकर एंड नॉट फ्रॉम द लेजिटिमेट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। नेक्स्ट इज की स्टॉकर लोकर, ये भी शायद हो गया था अगेन, जस्ट इन ब्रीफ। की स्टॉकर लॉगर मतलब कुछ इस तरीके से, ये भी हमारा जो ट्रोजन हॉर्सेस हमने किया था ना, that can also convert, that can also create an attack which is somewhere similar to the keystroke logger, मतलब जो भी हम की प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे सिस्टम के अंदर बैठा हुआ मालिशियस कोड है, हैकर ने जो रखा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, वो उन की स्ट्रोक्स को नोट कर लेगा और वो सब इंफॉर्मेशन जो है हैकर को पास कर देगा। This can give the unauthorized access to our systems, to the hackers, ठीक है जी। लॉजिक बॉम्ब वाज कवर्ड, पिग्गी बैकिंग हो चुका है,
सलामी थेफ्ट तो आई गेस हमको पता ही है। सलामी थेफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि सलामी थेफ्ट में 0.1 पर कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, जैसे बैंक चार्जेस का, वो चार्जेस का आपके अकाउंट में चार्जेस के नाम से चार्ज कर रहा है और आपको आप ध्यान ही नहीं दे रहे, 0.01 आपके अकाउंट में चार्ज कर दिया। ऐसा सभी अकाउंट्स में अगर बैंक्स में हो गया तो और वो अमाउंट जो है वहां से डिडक्ट करके एक डिफरेंट अकाउंट में जा करके स्टोर हो रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ सलामी। नाउ आई गेस रेस्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर अब भी किसी को लग रहा हो कोई रह गया तो वी विल कवर इट इन लेटर ऑन। लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर इनमें से कोई भी आपको साइबर अटैक समझ में ना आया हो तो। नाउ वी शैल मूव टू द MCQs. So let's quickly cover the MCQs to discuss the types of cyber attacks. I hope in MCQs को करने के बाद आपकी जो concept clarity है that would be to the next level, and इसके हम जो options हैं उनको भी detail में discuss करेंगे. Now let's begin. What is the primary purpose of bot in a backdoor attack? जैसे अभी हमने करा ना, बैकडोर अटैक हमने कर लिया, पीछे का दरवाजा खोल के रखा हुआ है, मतलब कुछ कोड्स का एक्सेस दे रहे हैं। कौन दे रहा है? बॉट्स दे रहे हैं। किसने इंस्टॉल किए हुए? हैकर्स ने इंस्टॉल किए हुए हैं। उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? लेट्स रीड आउट द ऑप्शंस। टू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज। मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना और ये देखना कि रिसोर्स जो है वो ऑप्टिमली यूज हो रहा है क्या। देखिए बॉट हम इससे तो अटैक कैसे होगा, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन ही अटैक वाला फीचर सा नहीं दे रहा हमको। नाउ नेक्स्ट, टू रिमोटली कंट्रोल इन्फेक्टेड डिवाइसेस फॉर मलिशियस एक्टिविटीज। कुछ रिमोटली कंट्रोल करना कुछ डिवाइसेस को, मतलब कौन कंट्रोल करता है? हैकर कंट्रोल करता है इन्फेक्टेड डिवाइसेस को जिसके अंदर कोड्स ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, मलिशियस एक्टिविटीज करने के लिए, गलत काम करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस मैंने किया, उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, ये कुछ कुछ लग रहा है। नाउ लेट्स रीड अदर्स। टू प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड सिस्टम। नाउ दिस इज अगेन नॉट अ अटैक। अगर मैं सिस्टम को प्रोटेक्ट ही कर रही हूँ अनऑथराइज्ड एक्सेस, दिस इज नॉट एन। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बॉट इन अ बैकडोर अटैक? अटैक में बॉट का पर्पस क्या है? बॉट तो बेसिकली अटैक ही क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट अ कंट्रोल, इट इज एन वे ऑफ डूइंग दैट अटैक। ये हैकर्स यूज करते हैं बॉट्स को अटैक करने के लिए। तो कंट्रोल्स वाले जो ऑप्शंस हैं जिससे कंट्रोल हो रहा है वो ऑप्शन नहीं आ सकते आंसर में। सो ए इज आल्सो डूइंग अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज को चेक कर रहा है, ऑल्दो इट इज नॉट अ कंट्रोल, मतलब ये मॉनिटरिंग वाला पार्ट है। C जो है that is kind of control, protect करना unauthorized access है. So not A, not C. D is to encrypt user files for data security. User की files को encrypt कर देना. This is again a kind of control ना, कि आप encryption कर रहे हो. This is a control. तो A, C and D are not correct. और B के अंदर क्या कर रहा है? This is a kind of attack. You see, to remotely control इन्फेक्टेड डिवाइसेस जिनके अंदर बॉट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं फॉर मलिशियस एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाने के लिए उनको कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ बॉट्स बैकडोर अटैक के अंदर, राइट? बैकडोर अटैक के अंदर उसके अंदर कोड्स खोल करके अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेंगे। सो योर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी। टू ब्रेक the user password is difficult to control. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा अटैक है जो कि यूजर पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए होता है और उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट, राइट? तो यूजर पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए जो अटैक क्रिएट किया जा रहा है उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। क्लियर? नाउ ऑप्शंस, ब्रूट फोर्स, डिक्शनरी अटैक, स्पूफिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं ब्रूट फोर्स की। ब्रूट फोर्स में क्या हो रहा है? मतलब बहुत सारे डमी कंप्यूटर्स जो हैं वो एकदम से एक साथ कमांड्स दे रहे हैं पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या टूल्स अवेलेबल होते हैं? देखो सॉफ्टवेयर के अंदर आप इस तरीके से कंट्रोल लगा सकते हैं, जो भी आपका लॉगिन है जिसके ऊपर पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश हो रही है उसके ऊपर एक कंट्रोल लगता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर आपके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट लग गए तो वो साइट जो है पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी, आप उसको खोल ही नहीं सकते, राइट? तो दिस कंट्रोल कैन हेल्प prevent the brute force attack.
सिमिलरली डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, रैंडम आपके पासवर्ड के ऊपर जो है ना, मतलब लॉगिन के ऊपर अटेम्प्ट लग रहे हैं जो कि डिक्शनरी वर्ड्स, कुछ डिक्शनरी वर्ड्स को उठा करके और उसके बाद ट्राई कर रहे हैं कि वो खुल जाए, राइट, ओपन हो जाए। तो उसके अगेन अगेन सेम कंट्रोल काम करेगा कि अगर आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कंट्रोल लगाया हुआ है, जैसे 3 अटेम्प्ट्स का लगा होता है आपके नेट बैंकिंग में नॉर्मली, तो ये इस टाइप के जो अटैक्स हैं इसको प्रिवेंट करने में काम करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, नाउ लिसन क्लियरली कि इनमें डिफरेंस क्या है। स्पूफिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। स्पूफिंग में क्या हो रहा है कि कोई आपको प्रेजेंट कर रहा है कि आई एम द पर्सन हु यू एक्चुअली फील इज, लाइक ईमेल स्पूफिंग है, उसमें आपके पास कोई ऐसी ईमेल आई है जिसमें प्रेजेंट किया कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं या सो कॉल्ड पर्सन बोल रहे हैं, हम अपनी आईडी पासवर्ड शेयर कर दो, राइट। और या फिर हो सकता है डीएनएस स्पूफिंग, यानी कि आपको एक इसी साइट प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल अपने एचडीएफसी की ही स्पूफिंग साइट है वो, और आपने खुद जाके वहां पे आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब इनको प्रिवेंट करने के लिए भी कंट्रोल होता है, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ टेक्निकली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए कंट्रोल क्या होगा, टेक्निकल टूल्स ही होते हैं, जैसे आपके सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह के कंट्रोल्स लगा देते हैं, तो वो आईडीज जो ईमेल्स आ रही हैं उसको, वो कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, जो सेंडर का एड्रेस है वो वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो जो हमारे एंटीवायरस होते हैं, मालवेयर डिटेक्टर्स होते हैं, और कुछ सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ऐसी हो जाती हैं जिससे आप स्पूफिंग जैसे अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होता है ना, वो आपके ह्यूमन के मेंटल, उसके जो इमोशनल स्टेटस है उसके साथ प्ले करके, उसको मॉडिफाई करके, उसको मैनिपुलेट करके किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क जो है बहुत ज्यादा है। अब क्या कंडीशंस क्रिएट होंगी और वो कितनी जल्दी इमोशनल हो जाएगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा, साइकोलॉजिकली वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसको किस तरीके से ट्रिक किया जाएगा, नंबर ऑफ टाइप्स है इस अटैक के, और इसको प्रिवेंट करना क्या है। हर ह्यूमन का नेचर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को तो पता है कि वो इमोशनली ब्रेक नहीं होगा, लेकिन दूसरा हो सकता है। तो दिस इज अ कंट्रोल, दिस इज एन अटैक जिसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। द ओनली वे इज ह्यूमन ट्रेनिंग। आप ह्यूमंस को ट्रेन करो, बारी बारी ट्रेन करो, सो दैट दे आर नॉट मैन्युपुलेटेड बाय सच काइंड ऑफ अटैक्स, ठीक है। आप देखोगे आजकल कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स भी आ रही हैं, आरबीआई कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, टू इंश्योर कि ये बेसिकली दीज आर गिविंग द ट्रेनिंग्स। जैसे आप देखते हो आजकल डिजिटल अरेस्ट की भी अलग से एडवर्टीजमेंट्स आ रही है। सो दीज आर बेसिकली ट्रेनिंग्स which are given to the human being through the advertisements कि वो इस तरीके के अटैक से बचे। these are all social engineering attacks, ठीक है। इसको पासवर्ड ब्रेक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम पासवर्ड इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर, कि वन टाइम पासवर्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है वो, पर क्यों है स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे आर, इन चारों में से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट इज एक्टिव फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव होता है, थोड़े से टाइम के लिए एक्टिव होता है। हाँ, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए एक्टिव होगा तो देखो फिर कोई भी उसको ले सकता है, वो मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। मेरे फोन में से मान लो किसी ने रीड कर लिया और वो जा करके दोबारा अपने सिस्टम से ट्राई कर ले, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव है तो कोई जल्दी से उसको रीट्राई नहीं कर सकता, राइट। कम्युनिकेटेड ऑन मोबाइल, मोबाइल पे आना ना, दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ओटीपी मोबाइल पे भी आ सकता है, आपकी ईमेल्स लैपटॉप में खुली हुई है, सिस्टम्स पे खुली हुई है, तो वहां पे भी आ सकता है, तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। यूनिक फॉर ईच यूजर एंड यूनिक फॉर ईच सेशन। अब ये दोनों जो है ऑब्वियसली, ओटीपी जो है यूनिक होता है एक यूजर के लिए, हर यूजर के लिए डिफरेंट आता है, हर सेशन के लिए भी यूनिक होता है। अगर आपका 10 आपने एक बार लॉग इन करा, आपको ओटीपी आएगा और नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करोगे तो दोबारा ओटीपी आएगा, राइट। तो लेकिन जो है इसको स्ट्रेंथ जो है, दीज आर करेक्टरिस्टिक्स, सी एंड डी आर करेक्टरिस्टिक्स। इसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, इसकी स्ट्रेंथ आती है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव है, करेक्ट। सो द आंसर इज ए। Next is with cyber attack floods a target system with excessive traffic to cause disruption. ऐसा कौन सा अटैक है जो बहुत ज्यादा फ्लड करता है, एकदम से फ्लड की तरह टारगेट सिस्टम के ऊपर, एक सिस्टम को टारगेट करके और उसके ऊपर फ्लड की तरह ट्रैफिक छोड़ता है, टू कॉज डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन मतलब वो काम ना कर पाए, उसकी सर्विसेज हैम्पर हो जाए। तो मैन इन मिडल अटैक,
ये ऑप्शन क्या है, मैन इन मिडल अटैक, मतलब बीच में से किसी ने आपका इंटरसेप्ट कर लिया कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर में क्या होता है, मतलब वो रैंसम मांग रहा है, एक अमाउंट मांग रहा है टू ओपन द इंक्रिप्टेड, जो उसने इंक्रिप्ट कर दिया आपका डाटा। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या हो रहा है, एकदम से इतनी सारी कमांड्स आती हैं कि आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाता, उसकी अवेलेबिलिटी हैम्पर हो जाती है, राइट। तो नेक्स्ट इज डी इज एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, मतलब आपके जो सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी कमांड्स उन्होंने डाल दी हैं जो कि मालिशियस कमांड्स हैं और वो एसक्यूएल की हैं, मतलब आपके डाटाबेस को वो जाकर के इस तरीके से पूछेंगे कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। इट कैन बी अ वेरी सीरियस अटैक। नाउ जो अभी हमने डिस्क्रिप्शंस पढ़ी, द बेस्ट आंसर सुटेबल टू दिस इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसने पूछा था ना कि डिस्ट्रप्शन कैसे होगा एक्सेसिव ट्रैफिक से, तो उसका आंसर है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स। रैंसमवेयर में क्या होता है प्राइमरी गोल, रैंसम मांगना, और वो कैसे करते हैं, वो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, पूरा ब्लैकआउट हो जाती है आपकी स्क्रीन और उसके ऊपर बस एक ही मैसेज आता है कि इस नंबर पे या इस मेल पे इतना अमाउंट भेजो, या वो कुछ नहीं आएगा उसमें, आपको बस कॉल आएगा कि इतना अमाउंट दो तो हम आपको ये खोल करके दे देंगे। वो सैंपल के लिए खोल के भी दिखा देते हैं उस टाइम पे कि हमारे पास आपका सिस्टम का पूरा कंट्रोल है और हम आपको तभी ये खोल के देंगे जब आप इसको हमें इतनी रैंसम पे कर दोगे, ठीक है। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। ए, टू मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटी, नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए तो मॉनिटरिंग हो गई, इट इज नॉट अ गोल ऑफ अटैक। अटैक का गोल क्या होगा, खत्म कर देना, चीजों को डिसरप्ट कर देना, ठीक है। टू इनक्रिप्ट फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन, फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देना और पेमेंट मांगना डिक्रिप्शन के लिए। टू स्टील लॉग इन क्रेडेंशियल्स, देखो स्टील करना लॉग इन क्रेडेंशियल्स को, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, रैंसमवेयर का प्राइम नहीं गोल नहीं है ये, वो प्राइमरी गोल नहीं हो सकता। लॉगिन क्रेडेंशियल स्टील करना दूसरे अटैक्स का गोल हो सकता है, बाईपास फायरवॉल्स, फायरवॉल को बाईपास करना, अगेन दिस कैन नॉट बी द प्राइमरी गोल। सो आंसर है ransomware का प्राइमरी गोल इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of attack exploits a vulnerability in database queries to manipulate or steal data। ऐसा कौन सा अटैक है जो कि आपकी डाटाबेस क्वेरीज की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब उसकी डाटाबेस क्वेरीज की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करेगा, किस क्या करने के लिए, टू मैनिपुलेट करने के लिए उस डाटा को, या तो मॉडिफाई करने के लिए या उसको चुराने के लिए, स्टील करने के लिए। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। ए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, B, SQL injection, C, brute force attack, D, rootkit attack। अब देखिए, ए जो है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसमें तो क्या होता है कि आपने खोली कोई और साइट है और वो उसके साथ लिंक होकर के दूसरी साइट खुल रही है, एकदम से क्रॉस साइट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद डाटाबेस क्वेरीज। नेक्स्ट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल क्या है, हमारी डाटाबेस की लैंग्वेज है और इंजेक्शन हो रहा है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, मतलब आपके पास कुछ ऐसी कमांड्स वो इंटरप्ट डाल रहे हैं आपके सिस्टम में जो मलिशियस है, और वो क्या कर रहे हैं, हैकर्स क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं तो मैनिपुलेट करने के लिए या स्टील करने के लिए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बट स्टिल वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टू। ब्रूट फोर्स अटैक हम पीछे भी कर चुके हैं, जहां पे क्या है एकदम से बहुत सारी कमांड्स छोड़ी जाती है इन ऑर्डर टू हैम्पर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम और ऑपरेशन और एन एप्लीकेशन। रूट किट अटैक, इसमें क्या है, जो बेसिक आपकी बेस फाइल्स होती है ना, रूट फाइल्स जो होती हैं सिस्टम की, उसके ऊपर अटैक होता है। सो हेयर द आंसर इज बी, डाटाबेस से रिलेटेड स्पेसिफिक आपका जो अटैक होता है दैट इज database queries का, that is SQL injection। Next is what is a zero day attack। Zero day attack क्या होता है, an attack that occurs exactly at midnight, जो आधी रात को है 12 बजे उसको बोलेंगे। an attack that exploits unknown software vulnerabilities before they are patched, मतलब एक ऐसा अटैक जो कि आपकी सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं
जो अभी तक आपको जिसने सिस्टम प्रोग्रामर को ही नहीं पता, ठीक है, तो प्रोग्रामर को नहीं पता तो अभी तक पैच भी नहीं हुआ, उनको रेक्टिफाई भी नहीं हुआ है। ऐसी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके और अटैक क्रिएट कर देना। मतलब मेरे सिस्टम में कोई, मेरे सॉफ्टवेयर में कोई इशू है, हैकर को पता चल गया कि ये इशू है, उसने हिट एंड ट्राई किया होगा बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर को यूज करके, और फिर उसको पता चल गया कि ये इशू है, और उसने उसके ऊपर इतने में अटैक ही क्रिएट कर दिया, उस इशू को आइडेंटिफाई भी कर दिया और अटैक भी क्रिएट कर दिया। उसको अभी तक पता ही नहीं है प्रोग्रामर को, ठीक है। साइबर अटैक, नाउ सी ऑप्शन, अ साइबर अटैक दैट टारगेट्स ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो अटैक करने वाले साइबर अटैक्स होते हैं, टारगेट करने वाले, उसको बोलेंगे जीरो डे अटैक। An attack that happens when the system has zero security updates. मतलब जब सिस्टम के पास कोई सिक्योरिटी अपडेट पेंडिंग नहीं है, उस टाइम पे जो अटैक होता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सो बेसिकली एक ऐसा अटैक जब आपके सिस्टम को पता ही नहीं था, आपको प्रोग्रामर को ही नहीं पता था कि इसके अंदर ये फॉल्ट है, ये वीकनेस है, और उसको एक्सप्लॉइट करके हैकर ने पहले, सबसे पहले अटैक भी क्रिएट कर दिया। उसको बोलते हैं जीरो डे अटैक, मतलब अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, पता ही नहीं चला था, उससे पहले अटैक हो गया। ठीक है, वेरी क्लियर, दिस टर्म वाज नॉट डिस्कस्ड अर्लियर, ये यहीं पे पहली बार डिस्कस हो रही है। So I hope it is clear. Which of the following is an example of a phishing attack? Phishing attack का example क्या है? Encrypting a user's data and demanding ransom. अच्छा, phishing attack क्या था basically? आपको फंसाना ना, it's a kind of spoofing only, phishing करना, ठीक है, over the फोन जब आपको आता है कि ये इस तरीके से मुझे दे दो, मतलब किसी और पर्सन को प्रेजेंट करता है और हम उसकी बात में फंस जाते हैं, राइट। A. Encrypting a user's data and demanding ransom. Ransom demand कर रहा तो क्या है? Ransomware attack है. Flooding a system with traffic to make it unavailable. सिस्टम को फ्लड कर दिया ट्रैफिक से, अनअवेलेबल बनाने के लिए, यानी कि DDoS है, ठीक है, डायल ऑफ सर्विस अटैक एक तरीके से। नेक्स्ट इज सेंडिंग अ फेक ईमेल टू ट्रिक अ यूजर इनटू रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक फेक ईमेल आया, मतलब फिशिंग अटैक में ये बेसिकली क्या हो रहा है, ईमेल से आ रहा है, फोन वाला शायद विशिंग होता है, आई एम सॉरी। अभी यहाँ पे ईमेल से आ रहा है, आपको एक फॉल्स ईमेल आया और प्रिटेंड कर रहा है कि आपको इस तरीके से ट्रिक कर रहा है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दो, जैसे कि आपका लॉटरी लग गया है या सो, वो आपको अब डिटेल्स देनी है, उस टाइप के मेल्स जो। एक्सप्लॉइटिंग अ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी टू गेन एक्सेस। सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना, एक्सेस को गेन करने की, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक। सो हियर द आंसर इज सी। Next question. Which of the following is a common indicator of a malware infection? Malware infection का common indicator क्या है? A. Faster system performance. मतलब basically indicator common क्या होगा? Infection हो गया, मतलब कुछ ना कुछ system ऐसा गलत काम कर रहा होगा ना, जिससे हमें लगेगा कि हाँ भाई infected है ये system, इसमें तो कोई issue आ गया, right? Faster system performance, performance बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो फिर issue कहाँ हुआ, right? बी इज फ्रीक्वेंट पॉपअप एड्स, बारी बारी एड्स आ रही है, बारी बारी मैं एक क्लिक कर रही हूँ एक ऐड आ रहा है, एक क्लिक कर रही हूँ एक ऐड आ रहा है। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ इशू, मेरे को काम करने में दिक्कत हो रही है, राइट। मोर डिस्क स्पेस, मेरी स्पेस बढ़ गई, बढ़ गई तो अच्छी बात है, मेरा सिस्टम और स्मूथली काम करेगा। डी इज डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड इंटरनेट स्पीड, स्पीड बढ़ गई, बढ़िया है, साइट्स फटाफट फटाफट खुलेंगी, राइट। सो द ओनली one issue is there in all the options, so that is the correct answer. The answer is B, frequent pop-up ads. 10th question, SQL injection is used to, SQL injection basically क्या करने के लिए यूज होता है, हम ऑलरेडी दो क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इट्स बेसिकली आप SQL कमांड्स को, अनऑथराइज्ड SQL कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। सो स्टिल विल रीड द ऑप्शंस। इनक्रिप्ट अ डाटाबेस, डाटाबेस को इनक्रिप्ट करने के लिए नहीं किया जाता। इनफेक्ट डाटाबेसेस विद रैंसमवेयर, रैंसमवेयर अटैक का काम है। सी एग्जीक्यूट अनऑथराइज्ड SQL कमांड्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटा लॉस, नहीं ये तो इंजेक्शन है ना, ये तो अटैक है एक तरीके का, इट इज नॉट अ प्रोटेक्शन, सो डी कैन नॉट बी द आंसर, सो आंसर इज सी। Next, which of the following characteristics most accurately differentiates a torsion horse from a computer worm? So, this is a good question. Which of the following characteristics, ऐसा कौन सी characteristics हैं जो कि आपका differentiate कर रहे हैं कि torsion horse क्या है और computer worm क्या है?
देखिए वॉर्म का अगर आपको याद हो क्या करता था, अपने आप मैनिपुलेट होता रहता है अपने आप, उसको किसी की पर्सन की किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है टू स्टार्ट, अगर एक बार सिस्टम में आ गया। ठीक है, टॉज एंड हूर्स क्या था, किसी फाइल के साथ जो लेजिटिमेट फाइल है उसके साथ एक इन्फेक्टेड फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है और फिर वो अपना काम करना शुरू कर सकती है। इट कैन डू इन एनी वे उसके साथ, मतलब वो अटैच हो गया, इट कैन बी अ लॉजिक बॉम्ब, इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। ए, टॉज एंड हॉर्सेस सेल्फ रेप्लिकेट। देखिए सेल्फ रेप्लिकेट कौन होते हैं, वॉर्म्स, तो दिस इज नॉट करेक्ट। बी, worms disguise themselves as limited software. Worm disguise करता है अपने आप को, या टॉज एंड हॉर्सेस? टॉज एंड हॉर्सेस, so this is also wrong, this is saying opposite. ठीक है, C, टॉज एंड हॉर्सेस requires user interaction to activate, whereas worms do not. Now this is correct, to the extent this is correct कि अब टॉज एंड हॉर्स को तो देखो डाउनलोड करना पड़ेगा, आप लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो टॉज एंड हॉर्स आता है ना, ऐसे नहीं आपने डाउनलोड कुछ नहीं किया अपने आप आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। जबकि वॉर्म्स को हमें एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, अगर आपके सिस्टम में आ गए वो किसी भी थ्रू, आपके मेल के थ्रू या किसी इन्फेक्टेड यूएसबी के थ्रू और सिस्टम के अंदर आ गया, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, उसको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, इस फाइल को क्लिक करूंगी तो मैं वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, नाउ टॉज एंड हॉर्सेस प्रोपोगेट्स थ्रू ईमेल, मतलब प्रोपोगेट का मतलब बढ़ना, ईमेल के थ्रू बढ़ जाते हैं, वॉर्म्स नहीं, नहीं गलत हो गया यहाँ पे भी, वॉर्म्स बढ़ जाएंगे बेटा। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन टू हेयर इज सी। Okay, next question. Which of the following scenarios best illustrates a salami technique attack? सलामी टेक्निक अटैक को बेस्ट कौन इलस्ट्रेट करता है? देखो सलामी में हमने पढ़ा भी था ना, सलामी में क्या होता है कि जो आपके जैसे बैंक चार्जेस आपके अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है वो चार्जेस में जा रहा है, कुछ रैंडम किसी और रैंडम अकाउंट के अंदर जा रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल अटैक। फाइनेंशियली जब आपके अमाउंट्स के साथ मैनिपुलेशन किया जाता है और वो इतना छोटा होता है, सलामी है ठीक है, बेसिकली इतना छोटा दैट इट इज बीइंग इग्नोर्ड बाय अ इंडिविजुअल पर्सन, के साथ उसके साथ अटैक भी हो रहा है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अटैक। सो ए, इंस्टॉलिंग अ की लॉगर टू कैप्चर योर पासवर्ड्स। पासवर्ड्स वो तो एक की स्ट्रोक अटैक हो गया। ठीक है, की लॉगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया पासवर्ड्स को कैप्चर करने के लिए। B, deducting 0.1 currency unit from every bank transaction and transferring it to a hidden account. Okay, so this is a kind of salami attack. Still, we'll read the other two options. Crashing a web server using a distributor. Denial of the service attack की वजह से हमने web server को crash कर दिया. This is DDoS. ठीक है, encrypting sensitive files and demanding payment. This is ransomware attack. So correct answer is B. Okay. Next is, which of the following best describes an advanced persistent threat? Okay, now this is again something which we have not discussed earlier. Advanced persistent threat मतलब जो advanced level का है, it is not a simple or a small kind of attack, it is going to be advanced. ठीक है, threat है तो attack का type है। persistent मतलब जो long time तक चले, persistently it is being carried forward. ऐसा नहीं short attack नहीं है, it is carried for a long time, मतलब ऐसा हो रहा है कि आपके ऊपर अटैक और आपको पता ही नहीं चल रहा, तभी ये लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। ठीक है, अगर आपको पता चलेगा तो यू आप उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। A short-lived cyber attack that crashes a system using a flood of packets. Now देखो इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन देना हमें, शॉर्ट लिव नहीं हो सकता, एडवांस परसिस्टेंट है ना, तो शॉर्ट लिव नहीं हो सकता, दिस इज नॉट करेक्ट। B, a form of malware that automatically deletes after execution. ये भी छोटा सा अटैक ही लग रहा है, तो आपने सिस्टम में डाला और फिर क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली जैसे उसके अंदर आया और फिर उसको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। C, a stealthy long-term cyber attack in which an intruder gains access to a network and remains undetected for an extended period. मतलब एक stealthy लालची टाइप्स का है, चीजें चुराने आए हैं जो। लॉन्ग टर्म साइबर अटैक, लॉन्ग टर्म है, परसिस्टेंट है। ठीक है, इन विच एन इंट्रूडर गेन्स एक्सेस, उसको क्या मिल रहा है, हैकर को आपके सिस्टम का एक्सेस मिल रहा है, नेटवर्क का एक्सेस मिल रहा है, एंड रिमेन्स अनडिटेक्टेड, और काफी टाइम तक पता ही नहीं चला। तो वो क्या कर रहा है, चीजें आपके सिस्टम में से निकाल निकाल के हैकर को भेज रहा है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। सो दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवांस्ड persistent
threat. ठीक है, still reading the last option, an email scam that tricks user revealing into sensitive information quickly. So this is a kind of phishing attack. ठीक है, so correct answer is C. Next is, which of the following statements best differentiates cyber stalking from cyber terrorism? अब कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली बताती है कि क्या साइबर स्टॉकिंग है और क्या साइबर टेररिज्म है? साइबर स्टॉकिंग क्या था? जब आप पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हुए आप उसके ऊपर एक थ्रेट क्रिएट करते हो, अटैक क्रिएट करते हो। जबकि साइबर टेररिज्म क्या था? जिसका मेन पर्पस है जनता इन लार्ज, पब्लिक इन लार्ज को फियर, डराना, ठीक है, उसके ऊपर अटैक क्रिएट करना, उन सबको परेशान करना। ठीक है, now let's read the options. A, cyber stalking is carried out by professional hackers. Professional hacker करते हैं, while cyber terrorism is committed by amateurs. देखो डिफरेंशिएट पूछा है, अभी ऐसा ये कोई मेन नहीं है कि प्रोफेशनल हैकर ही करेंगे साइबर स्टॉकिंग। हो सकता है कोई प्रोफेशनल हैकर नहीं भी है, तब भी वो किसी इंडिविजुअल को परेशान करने के लिए किसी टाइप का अटैक क्रिएट करें। ठीक है, सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज करेक्टली डिस्क्राइबिंग और डिफरेंशिएटिंग द थिंग्स। Next is, cyber stalking targets critical infrastructure. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टॉकिंग में नहीं टारगेट किया जाता है। इट माइट बी अ चांस कि साइबर टेररिज्म में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाए इन ऑर्डर टू threaten the public in large, whereas cyber terrorism focuses on individuals. So this is completely incorrect. This is vice versa, उल्टा है जो, ठीक है। Third option is, cyber stalking involves persistent harassment of individuals, whereas cyber terrorism aims to cause fear or disruption at a large scale. So basically cyber stalking क्या करता है? Persistent long term तक किसी person को harass करने की कोशिश कर रहा है, एक individual के ऊपर target करके, ठीक है। जबकि cyber terrorism क्या है? वो aim कर रहा है to cause fear, डर पैदा करने के लिए, disruption at large scale. Now this is correctly describing what the cyber stalking is and cyber terrorism is. Last is, cyber stalking uses ransomware while cyber terrorism uses phishing attacks only. नहीं, this is only भी लगा दिया. This might be one of the way, but this is not going to be the individual or only way of creating that attack. So the correct answer here is C. Okay, I hope this is very much clear. Yes. Now, which of the following statements best differentiates cyber terrorism from cyber warfare? देखिए, टेररिज्म क्या था? अभी हमने पढ़ा, जनता इन लार्ज को परेशान करने के लिए कुछ क्रिटिकल एसेट्स को, जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक क्रिएट करना। साइबर वॉरफेयर क्या था? जो पॉलिटिकल इंटेंशंस से कुछ नेशंस या स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक ही कंट्री के अंदर भी अटैक क्रिएट करते हैं। दैट इज फिजिकली वेपन से वॉर नहीं लड़ रहे, वो वॉर लड़ रहे हैं बट यूजिंग डिजिटल वेज, ठीक है, साइबर अटैक्स को यूज करके। सो दैट इज अ काइंड ऑफ साइबर वॉरफेयर। सो साइबर टेररिज्म इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट्स। नहीं, टेररिज्म गवर्नमेंट्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं होता। बी, साइबर वॉरफेयर टारगेट्स इंडिविजुअल। नहीं, साइबर वॉरफेयर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता। इट इज साइबर स्टॉकिंग जो इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है। सी, साइबर टेररिज्म इज ड्रिवन बाय आइडियोलॉजिकल मोटिव्स टू स्प्रेड फियर। साइबर टेररिज्म जो है उनके आइडियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं फियर को स्प्रेड करना, डराना लोगों को, ठीक है। दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाइल साइबर वॉरफेयर इज स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब वो अलग अलग राज्य द्वारा किया जाता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, और एम्ड एट स्ट्रैटेजिक नेशनल इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली पॉलिटिकल इंटेंशंस जो हैं या फिर स्ट्रैटेजिक जो आपकी इंटेंशंस हैं नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में, उसको ध्यान में रखते हुए जिस टाइप के अटैक्स क्रिएट किए जाते हैं उसको बोलते हैं cyber warfare. So the statement is also correct. So the correct answer here is C. So option D, cyber warfare uses malware and cyber terrorism uses only social engineering techniques. See, only word तो आगे बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है, वो किसी भी तरीके के अटैक हो सकता है। करेक्ट। सो अभी जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें से ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी।
Now last two questions. Which of the following best defines the data diddling technique in cybercrime? Data diddling मतलब before और during the data entry जब attack होता है उसको बोलते हैं data diddling. Now option A, modifying data during transmission to redirect it to an unauthorized destination. डाटा को मॉडिफाई करना ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जब वो इधर से उधर जा रहा है. ठीक है, ट्रांसमिशन इज अ डिफरेंट थिंग प्रोसेस रादर देन एंट्री. जब हमने बोला एंट्री से पहले, यहाँ बोल रहे ट्रांसमिशन के दौरान. ठीक है, दिस इज द डिफरेंट थिंग. B is illegally duplicating and distributing proprietary data for financial gain. आपका जो proprietary data है जो कि बहुत पर्सनल है या ओनरशिप जिसकी आपके पास है उस डाटा को डुप्लीकेट कर देना या डिस्ट्रीब्यूट कर देना. This has no relation with data diddling. C, altering data before it is entered into a system or during entry. System के अंदर enter करने से पहले या enter होते हुए उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन हो गया. टू कमिट, ऑफन टू कमिट फ्रॉड और कॉज एरर, गलती से भी हो गया चाहे फ्रॉड करने के लिए हुआ, उसको हम बोलते हैं डाटा डिडलिंग. सो दिस इज करेक्ट. Still reading the last option, encrypting sensitive data and demanding ransom for decryption. मतलब आपके जो, this is a kind of ransomware attack, right? So correct answer here is C. Last question. Which of the following statements correctly distinguishes between DNS spoofing and email spoofing? बेसिकली डीएनएस स्पूफिंग क्या थी, जहाँ पे आपका जो डोमेन नेम है उसके साथ आपका मैनिपुलेशन किया हुआ. ईमेल मतलब आपके पास एक तरीके की फ्रॉड ईमेल आई है. दोनों ही आप दो स्पूफिंग के अटैक टाइप्स हैं जिसमें पर्सन जो है सामने वाला रिसिपिएंट है जो उसको फॉल्स दिखाया जा रहा है, व्हाट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि दिस इज करेक्ट बट एक्चुअली दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग. ठीक है, ए, DNS spoofing targets human identity while email spoofing targets network hardware. So this is wrong. दोनों ही human को target करती है. DNS spoofing tricks users into visiting fake websites. Correct? Fake website. DNS के साथ कर रहा है domain name server. डोमेन नेम आपका गलत प्रिटेंड हो रहा है, वहां पे फेक वेबसाइट पे आपको लेके जा रहा है. While email spoofing forges sender addresses to receive recipient. This is also correct. कि ईमेल का जो स्पूफिंग होता है वो जो सेंडर का एड्रेस होता है वो इस तरीके से लिखा होता है कि आपको लगता है कि इसने भेजी है जबकि वो गलत एड्रेस है, आपको धोखा दे रहा है रिसिपिएंट को. सो दिस इज करेक्ट. बी आंसर इज करेक्ट. स्टिल गोइंग विद द सी, बोथ डीएनएस एंड ईमेल स्पूफिंग रिक्वायर फिजिकल एक्सेस. फिजिकल एक्सेस चाहिए होता है विक्टिम को रिसीव. नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए. लॉजिकली एक्सेस चाहिए हमें. आपको ये अटैक क्रिएट करने के लिए उसको सिर्फ हमारे डीएनएस मतलब लॉजिकल एक्सेस चाहिए. दिस इज नॉट करेक्ट. D, DNS spoofing sends fake emails while email spoofing reroutes internet traffic. So this is also wrong. ये basically vice versa है. DNS ये काम करता है और email वो काम करता है. And the correct answer here is B. So I hope I have tried to create all the questions in such a way that all the terms of cyber attacks, जो different types of attacks हैं, वो आपको clear हो जाएं और भी ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएं. When you read 3 or 4 options और आप argue करते हैं why A is not correct and B is correct, so it creates a more clarity. I request कि आप लोग जो भी practice कर रहे हैं उस time पे भी आप इसी तरीके से practice कीजिए. And in case you find any other kind of attack which is not covered in these classes and you want a clarification, please post in the comments. I'll be happy to help. And thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe. Thank you so much.